मॉर्निंग स्पीसी। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पंचकुला में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आम आदमी पार्टी ने कल के दिन पूरे हरियाणा के अंदर एक चौतरफा बदलाव यात्रा लॉन्च करी। चारों तरफ से देश के 4 प्रमुख लीडर्स के अंडर ये जो यात्रा थी, सबसे पहले हवन और माथा टेक कर विधानसभा में शुरू करी गई और इस यात्रा के माध्यम से चारों कोनों से चलते हुए सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, साथी और सपोर्टर्स एक बहुत ही बड़े, मैं समझती हूँ, जनसंपर्क अभियान के तहत हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं को कवर करेंगे। ये जो बदलाव यात्रा है, एक बदलाव की मुहिम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी थी 2010 में। जब पूरा देश आंदोलित था तो एक संघर्ष, एक आंदोलन से निकलते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज स्वीकारा था कि बाहर से आवाज़ उठानी बड़ी मुश्किल आसान है, लेकिन सत्ता में आकर सत्ता को बदल कर दिखाइए। तो लिटरली और फिगरेटिवली उन्होंने एक झाड़ू उठाया और दिल्ली के अंदर से उन्होंने जो एक सत्ता परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन, हम कहेंगे व्यवस्था की सफाई करनी जो शुरू करी, आज पूरे देश में और विदेश में उसकी चर्चा है। दिल्ली के बाद हमेशा कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक अर्बन शहर का फिनोमेना है, ये तो शहरों में ही चल सकती है। लेकिन उसके बाद पंजाब के लोगों ने जब एक विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी में और एक मौका दिया, तो आज हम बड़े अपने विश्वास से कह सकते हैं कि भगवंत मान जी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की विजन जिस तरह से वहाँ पर आज लागू हो रही है, ज़मीन पर दिन ब दिन उतरती चली जा रही है, आज ये गवाह है कि अगर सच्ची नीयत हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची देशभक्ति हो, तो देश के हर व्यक्ति की सेवा करने में आम आदमी पार्टी ही आज की तारीख में अग्रसर है। हरियाणा में भी बदलाव यात्रा उसी बदलाव को, उसी व्यवस्था परिवर्तन को, स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव, शिक्षा में बदलाव, आपके नौकरियों में बदलाव, किसानों के लिए बदलाव, उद्योगपतियों के लिए बदलाव, कर्मचारियों के लिए बदलाव, महिलाओं के लिए बदलाव और नशे का जो बुरा हाल है उसमें एक बदलाव, इस आवाज़ को लेकर बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा में चली है। हरियाणा बहुत से मामलों में, बहुत सी फील्ड्स में आज पिछड़ चुका है। लोगों ने एक के बाद एक अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है। आज आम आदमी पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि क्या आप संतुष्ट हैं या आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर आज आप हरियाणा के अंदर देखें तो हरियाणा अभी कुछ समय पहले ही आया था कानूनी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दुर्गति वाला प्रदेश जो था, नंबर 1 था हरियाणा। जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके अंदर हरियाणा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेशों की सूची में दूसरे नंबर पर आता है। हमारे यहाँ पर रेप रेट देश में दूसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ पर मर्डर रेट देश में दूसरे नंबर पर है। और कमाल की बात है कि अराजकता के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश आज हमसे पीछे है। अगर आप किडनैपिंग की बात करें तो आज हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर प्रदेश आता है कि सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स कहाँ हो रही हैं। अगर आज आप अंडर एज शूटर की आप देखें कि सबसे ज़्यादा अंडर एज शूटर किस प्रदेश में मिल रहे हैं, तो आज वो हरियाणा है। और इसके पीछे कहानी है हमारे बेरोज़गार और एक भविष्यहीन नौजवान की। आज हम बेरोज़गारी में नंबर 1 हैं। 33% हरियाणा का युवा, आंकड़े बताते हैं, या तो काम नहीं कर रहा या पढ़ ही नहीं रहा। आज हमारा युवा पलायन को मजबूर है। जो किसी टाइम पर हम कहते थे कि पंजाब फिनोमेना है, सब कनाडा जा रहे हैं, सब के सब बाहर जा रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर डोंकी, जिसे देहाती भाषा में कहते हैं डोंकर के रास्ते से, आज हरियाणा के गांव गांव से बच्चा बाहर जाने को मजबूर है। और उधर जब से भगवंत मान जी की सरकार आई है तो उन्होंने एक रिवर्स पलायन शुरू करा है। आज बच्चे जो बिल्कुल उम्मीद छोड़कर पंजाब छोड़कर चले गए थे, आज वो पंजाब आ रहे हैं। आज आप किसानों की बात करें तो हरियाणा में किसान बेहाल है। किस तरह बुजुर्ग खाद की लाइन में खड़े खड़े मर जाता है, ये हेडलाइंस बनती है। किस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने 1770 अनाउंसमेंट्स करी हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, विधानसभा का एक सत्र हो चुका, उसके बाद आए हैं। 1770 अनाउंसमेंट्स में से मुश्किल से 270 अनाउंसमेंट्स पूरी हुई हैं। 14 तो ऐसी हैं जो कह रहे हैं हवा हवाई हैं, इन पे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हम कहें तो 1500 अनाउंसमेंट 1700 में से आज अधूरी खड़ी है। जितने भी वादे थे सारे के सारे पीछे रह गए। महिला सुरक्षा की बात करें, अगर एक कोच मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाती है, इंसाफ की गुहार करती है, तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, पूरा भाजपा का सत्ता पक्ष
आज मिनिस्टर के पाले में खड़ा दिखेगा। हरियाणा शॉक्ड है किस तरह से एक प्रिंसिपल ने स्कूली बच्चियों का शोषण करा है, लेकिन आज इल्ज़ाम लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो है प्रिंसिपल को बचाने में लगा हुआ है, उनकी प्राथमिकता पे बेटियां कहीं नहीं हैं। अगर आज आप बात करें कि महिला सशक्तिकरण की क्या महिलाओं को सुविधाएं दे दी गई हैं, आप बात करें चरखी दादरी की जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, आज हेडलाइंस है अखबारों में कि सबसे बड़े चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाइट नहीं थी। लाइट 1 मिनट के लिए चली जाए, 2 मिनट के चली जाए, डिलीवरी में कितना समय लगता है ये हर कोई जानता है। सेल फोन की बैटरियों में आज डिलीवरी हरियाणा के अंदर हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि महिलाएं और महिलाओं के मुद्दे इस सरकार की प्राथमिकता पर कहाँ हैं। अगर आप उद्योगपतियों को देखें, बिजली की हमारी हालत कितने बुरे हाल है। एक तरफ पंजाब है जो 1200 करोड़ का नुकसान में बिजली उद्योग उनका चल रहा था, विभाग चल रहा था, आज वो 500 करोड़ से ऊपर के फायदे में आ गया। और एक तरफ हरियाणा है जिसने पीछे कैग की एक रिपोर्ट आई थी कि 5 सालों के अंदर इन्होंने तकरीबन 15,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान जो है उठाया है इस विभाग ने। तो आज हर वर्ग आंदोलित है, डॉक्टर स्ट्राइक के ऊपर बैठा हुआ है, कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर बैठा हुआ है, आशा वर्कर स्ट्राइक के ऊपर है, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर है। आज उद्योगपति और युवा जो हमारा भविष्य है, जिससे हमारी ऊर्जा बननी है, आज वो पलायन पे मजबूर है। महिलाएं अपने आप को डरा हुआ और शोषित महसूस कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो बदलाव यात्रा निकली है, आज हम जनता से पूछना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उनकी बातें जानना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं क्या आप बदलाव के लिए तैयार हो, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव निर्मल सिंह जी, हमारे कैंपेन इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी, हमारे उपाध्यक्ष सीनियर जो हैं डॉक्टर श्री अनुराग ढांडा जी, और हम सारे कार्यकर्ता आज एक मास प्रोग्राम पे, ज़मीनी प्रोग्राम पे उतरे हैं। और हम समझते हैं कि इससे एक जागरूकता उठेगी, इससे एक कनेक्ट उठेगा, एक लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा जिसका जवाब देना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज मीडिया के माध्यम से हम सभी साथियों का हर विधानसभा में, सभी जनता के हमारे जितने भी भाई बहन हैं, उनका हम आह्वान करते हैं कि इस यात्रा के साथ जुड़ें और हम सब मिलकर अपनी एक दूसरे की आवाज़, अपने मुद्दे उठाएं और एक बदलाव जिसने दिल्ली बदल दिया, पंजाब बदल दिया, उसे हरियाणा में भी उसकी हम नींव अब ज़मीन पर डालनी शुरू करते हैं। धन्यवाद। जो हाल ही में चुनाव में उसमें तो आप नोटा से नीचे चले गए, तो आप बदलाव की कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, इस चुनाव को अगर सिर्फ एक राजनीति के पक्ष से देखा जाए तो ये हम कहेंगे कि सिर्फ पार्टीवाद की हम बात कर रहे हैं। इस चुनाव ने एक बात क्लियर कर दी कि पॉपुलर वोट आज देश का भाजपा के खिलाफ है। अगर भाजपा को जितना भी वोट मिला तीनों राज्यों में, अगर उसको पूरी तरह से जोड़ लिया जाए तो जो मुख्य विपक्ष उभर कर आया जिसमें कांग्रेस थी, तो उसको 10 लाख वोट ज़्यादा पड़ी। तो पहली बात, पॉपुलर वोट आज की तारीख में भाजपा के साथ नहीं है। एक जो भाजपा ने सिस्टम कर दिया है, जिस तरह से हर इंस्टीट्यूशन को काबू में कर लिया है, आज लोगों का ईवीएम से विश्वास उठ चुका है, आज लोग डेस्परेट हैं इन्हें हटाने को। तो ये पोलराइजेशन हो रही है, लोग हर तरह से, किसी भी तरह से हो सके, भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मैं नहीं समझती कि इसके इन राज्यों में जो बाकी पार्टियों का मतदान आया वो लोगों के सच्चे मन की या उनकी भावना का किसी तरह से रिफ्लेक्शन था। ये ज़रूर था कि उनकी राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक डेस्परेशन जो आज है, उसका ज़रूर इसने एक हो दिया है कि किसी भी तरह से हो, लोग भाजपा को आज हराने पे उतारू हैं। जो हरियाणा में चर्चाएं चल रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने अब कहा है कि हम इकट्ठे चुनाव करवाएंगे, तो क्यों ऐसा हो रहा है आज कि हरियाणा में भाजपा को 6 महीने पहले चुनाव कराने पे उतारू हो रही है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मोदी मैजिक ही हमारा एक ऐसा खड़ाऊं, एक ऐसी हमारी छड़ी रह गई जिसके माध्यम से हम आगे चल सकते हैं। अगर चुनाव अकेले हरियाणा में हुए अक्टूबर में, तो परिणाम भाजपा के बिल्कुल खिलाफ आएंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से संगठन बनाकर काम कर रही है, हरियाणा में एक बहुत ही सशक्त लड़ाई लड़ेगी। मोदी मैजिक चल रहा है, आप मानते हैं? देखिए, मोदी मैजिक मैं नहीं मानती हूँ चल रहा है। अगर 10 लाख वोट मेजॉरिटी में उनके अगेंस्ट गया है तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इस वोट का, ये जो लोगों की जो मैंडेट उनके खिलाफ एक वेव बननी शुरू हुई है, इंडिया ब्लॉक जब मैदान में पूरी तरह से इकट्ठा उतरेगा तो लोगों को जो एक क्लियर ऑप्शन नज़र आएगा, मोदी मैजिक फेड होता दिखेगा हमें। तो हरियाणा में क्या आप सोचते हैं कि जो महागठबंधन की आप लोग बात कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा? कांग्रेस तो सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव की बात कर रही है, आप लोगों का? कांग्रेस अगर 90 सीटों पे चुनाव की बात करिए, आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पे चुनाव की बात कर रही है। लोग जो ये हमारा इंडिया गठबंधन है, ये लोकसभा के लिए बनाया गया था।
लोकसभा पे एक सांझ हुई थी सबकी, विधानसभा पे लोगों के पास स्थानीय पार्टी हो या कोई भी विकल्प हो उसको चुनने का एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन हर कोई जानता है कि भाजपा को अगर एक और टर्म मिल गई तो भाजपा जो आज सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, भाजपा जो आज हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा जो किसी भी हद तक जा सकती है, राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर देती है, आज उस भाजपा को हराने के लिए सब पार्टियां देश को और संविधान को बचाने के लिए जो इंडिया बैनर के नीचे इकट्ठी हुई हैं वो लोकसभा इकट्ठी हुई है। के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस थी, इस वजह से वे हारी है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए वो नेताओं की निजी व्यू होगी, वो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो विधानसभा या स्टेट में होता है वो इंडिया के लिए इतना वो बात मायना नहीं रखती। अरविंद केजरीवाल जी और हर पार्टी का जो राष्ट्रीय संयोजक या अध्यक्ष है, जो उनकी सोच है वही इस पे मानना रखेगी। मेरे दो सवाल हैं कमेंट ऑफ पेपर टीवी से इसके साथ। शब्दों का बदलाव और जमीन पर बदलाव दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरीके से आज से दिल्ली से पहले जो शब्द क्रिएट किए गए बदलाव की, लेकिन अगर मौजूदा हालात देखें दिल्ली के, तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में आपके बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं, उससे लोगों का आपके शब्दों के बदलाव पर विश्वास कम हुआ है, जिसका रिजल्ट 5 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो क्या अब ये सही है कि आपका जो बदलाव है वो शब्दों का ही है और जो जमीन पर लोग विश्वास कर रहे हैं वो मोदी जी के रियल बदलाव को फील कर रहे हैं जिससे उनके पक्ष में वोट जा रहा है? ये तो पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हरियाणा में आपने एक रोजगार की बात की। आज अगर आप देखे जाए तो ज्यादातर भर्तियां, चाहे वो सी ग्रुप की हो या डी ग्रुप की हो, वो ज्यादातर कोर्ट में जो है कि अटकी हुई हैं। युवा काफी परेशान है इस बात को लेके। लेकिन उनका एक आरोप ये भी है कि जो यहाँ का विपक्ष है, विपक्ष में आप भी आती है हरियाणा में, ये एक नेगेटिव राजनीति कर रही है। नेगेटिव राजनीति का मतलब क्या कि उनके मुद्दों को आप लोग उठाकर आगे नहीं लेके आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो लोग परेशान हो और आने वाले चुनाव में उसके जो कि विरुद्ध जो कि वोट दें। दोनों मामलों में आपका क्या कहना है? देखिए, आपका पहला सवाल मुख्य तौर पे था कि क्या ये बातें सिर्फ बातें हैं और ज़मीन पर नहीं है। तो हम कहेंगे कि जब एक आंकड़ा अखबार की सुर्खियों में छप जाता है कि एक प्रदेश का मुखिया 1770 अनाउंसमेंट कर रहा है और उसमें से मुश्किल से 270 पूरी हुई हैं, तो हम समझते हैं ये बातों में बातें करना, जो हम कहते हैं ना कि दावे पे दावा, शगुफे पे शगुफा, ये भाजपा की बात हो सकती है, अरविंद केजरीवाल जी की नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, सत्येंद्र जैन जी को बहुत पहले जेल में ले लिया गया था। उसके बाद भी एमसीडी के अंदर, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता था, दिल्ली के लोगों ने उसे उखाड़ फेंका। आज दिल्ली के ऊपर एलजी को जो थोपा जा रहा है, आज जो दिल्ली के अंदर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट की मान्यता को भी नीचे करा जा रहा है, वो साफ दिखाता है कि दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने सच में अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखा है, भाजपा और हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी को वहाँ से हिलाना बहुत मुश्किल है। तो एक ही तरीका रह गया है कि किस तरह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनकी मैनेजमेंट को, उनके सिस्टम्स को और सपोर्ट सिस्टम्स को कमज़ोर करा जाए। और ये सारी जो बातें रही, आज पंजाब के अंदर जो वादा करके आए थे, आज एक के बाद एक वादा पूरा हो रहा है। आज पंजाब के अंदर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जा रहा है, जबकि अगर आप हरियाणा में देखें रोजगार की हालत, 8 लाख के करीब नौकरियां सरकार अपने हाथ में रखे बैठी है। लेकिन पेपर पे पेपर, पेपर पे पेपर और लीक पे लीक और लीक पे लीक होने के बाद, ये कोर्ट का हवाला मत दीजिए, ये जो लीक हुई है 35 से ऊपर पेपर हरियाणा में जो लीक हुए हैं और जिसके चलते एक के बाद एक भर्ती को ये पोस्टपोन करे जा रहे हैं। आज इनके पास हज़ारों की तादाद में शिक्षकों की जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में इनके पास प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। आज हरियाणा में ये हाल है कि 4000 नौकरी अगर लगती है ग्रुप सी और डी की, तो 16 लाख आवेदन आते हैं। और कौन कर रहा है आवेदन? एमए और पीएचडी करके बच्चे कर रहे हैं। आज अंदर बैठा अफसर अपने पीएन को आवाज़ मारते हुए घबराता है, क्योंकि जो पीएन खड़ा है दरवाजे पे वो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो हम समझते हैं कि बातें करना, जुमले छोड़ना, जो ये शब्द जुड़ा है, ये भाजपा के साथ जुड़ा है और किसी के साथ नहीं। लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ विश्वास जताया है, एक बार नहीं, चुनाव दर चुनाव जताया है, और अब एमसीडी में भी चुना है। जब से एमसीडी की सरकार भाजपा से हाथ से निकलकर आम आदमी पार्टी के पास आई है, आम भाजपा ने संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखते हुए अध्यादेश लाकर
हर तरह से उस सरकार के हाथ और पैर काटने की कोशिश करी है। लेकिन आज भी सीनियर नेता ज़मीन पर काम कर रहे हैं। जितने भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हों लीडर्स पर, हमारा तो कानून सिस्टम कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हम क्यों मान रहे हैं कि मात्र इल्ज़ाम लगाने से सत्येंद्र जैन जी कसूरवार हो गए हैं, मनीष सिसोदिया जी कसूरवार हो गए हैं। और भाजपा की वॉशिंग मशीन भी मशहूर है। मैं आपको बता देती हूँ, जिस पे भी कसूर हो आप उसे भाजपा में डाल दीजिए, कल वो दूध के धुले होकर निकल आएंगे वहाँ पे। तो जिस तरह से एक संविधान का, एक हमारी मान्यताओं का, सच का मजाक भाजपा ने उड़ाया है, शायद ही आज़ादी के जो 75 साल है उसमें कभी भी हुआ होगा। जो चुनाव की नई रणनीति अभी भाजपा अपना रही है कि राज्य सरकार के स्कीमों के साथ मोदी की गारंटी दी जाए, और जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मौजूदा विधानसभा चुनाव में मिला भी है, क्या आपको डर है इससे? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारे पास टाइम है। हरियाणा के अंदर एक जो हमारा किसान वर्ग है पूरा का पूरा, जो शायद अकेला किसान वर्ग था हरियाणा और पंजाब का, पूरे देश के साथियों के साथ मिलके एक ही बार हुआ है कि मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा है, अपना बोली हुई बात, अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा है, और वो किसान वर्ग था। आज वो भी बहुत आंदोलित है। और हरियाणा के अंदर एक जागरूक जनता है। हमारे साउथ में दिल्ली का काम दिख रहा है, हमारे नॉर्थ में पंजाब का काम दिख रहा है। और यहाँ पर इतने कमज़ोर या गरीब वो नहीं हैं लोग कि किसी तरह से मात्र कुछ बातों और कुछ बहलावों में वो आ जाएं। हम समझते हैं हरियाणा की जनता जब फैसला लेगी बहुत बोल्डली और बहुत सोच समझ कर लेगी, और भाजपा के आपकी जो खिलाफ। बेटी है नीलम वर्मा, जो संसद भवन में आरोपित भी है, तो उसको लेकर काफी जो किसान संगठन भी कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रही है कुछ, और काफी भी उसके समर्थन में आ रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो हमला किया गया उस दौरान जिस तरह से नारेबाजी हुई थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, और बेरोजगारी को लेकर भी आवाज उठाई थी। देखिए, तानाशाही और बेरोज़गारी एक हमला है जो पूरा देश आज सह रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठी है। अगर एक बेटी के पक्ष में आज किसान या कोई भी संगठन आया है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हरियाणा में पिछले 1 साल की अगर आप तस्वीरें देखें, तो एक कोच थी, एक लड़की थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर आई थी, और किस तरह से उसका बुरा हाल कर दिया गया। एक मंत्री के खिलाफ जब उसकी लड़ाई हुई तो किस तरह से उसका चरित्र हनन भी करा गया है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, उसकी नौकरी ताक पर रख दी गई। हरियाणा के लोगों के आगे आज भी वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से हमारी बेटियां जो राष्ट्रीय पटल पर पदक लाती थी, किस तरह पुलिस के पैर उसके मुंह पर थे और झंडा ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो आज एक बेटी के पक्ष में अगर हरियाणा खड़ा हुआ है तो ये हमारे संस्कार हैं। बात यहाँ पर सिर्फ संसद के अंदर एक स्मोक बॉम्ब की नहीं है, बात आज उससे भी बड़ी है। हाँ, आज हरियाणा और देश के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, आज लोग बेरोज़गार हैं। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई डेस्परेट हो जाए, और यहाँ तक कहा गया कि उसकी एंट्री का पास पे सिग्नेचर तो एक भाजपा नेता का था, तो इस पर भी चेक होना चाहिए कि उसे आने किसने दिया गया। तो इस तरह के हमले के आप मतलब मानते हैं कि जायज है? अगर आप नो, दे आर नॉट जायज़, दे आर नॉट जायज़ एट ऑल, दे आर नॉट जायज़। हमारे संविधान की किसी भी बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टैंड ले रहे हैं, अगर हम एक को कसूरवार कर रहे हैं, तो तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए और सबको उसके ऊपर लेना चाहिए। इशू इज कि उसके ऊपर यूएपी लगा दिया। You think that she's a terrorist? I don't think she's a terrorist. I don't think she's a terrorist, but I think she's raised a voice. And वो कहते हैं ना कि one man's terrorist is another man's revolutionary. तो यहाँ पर किसी भी भाव में उसने करा हो, I don't think she was armed, I don't think she was carrying any arms and ammunitions of any kind. And अगर उसने एक मुद्दा उठाया था तो इसके ऊपर अगर उन्होंने कोई गलत बात करी है, उस पर जायज़ काम होना चाहिए। पर यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि सत्ता पक्ष है तो उसका पूरा का पूरा पैरों से कुचल दे। एक चीज और है कि आप भगत सिंह को आपकी पार्टी काफी तवज्जो देती है। अगर आप भगत सिंह के इतिहास को देखा जाए तो उन्होंने असेंबली में एक इसी तरीके की घटना की जिसको एक यादगार के तौर पे किया जाता है। अगर ये जो बच्चे हैं, युवक हैं, अपने डिस्परेशन, अपने बौखलाहट को इस तरीके से उठा रहे हैं, तो उनसे वो अलग क्यों हैं? यहाँ पे ये एक और वहाँ पे वो मैंने तो एकदम एक बार भी इस बच्चे को या इस महिला को मैंने टेररिस्ट का संज्ञान नहीं दिया। मैंने कहा कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स रेवोल्यूशनरी। वो एक आवाज़ उठाने के लिए आई थी। हो सकता है उनके मीन्स जो है हमारा कानून है उसके अंदर जायज़ ना हो, उनके साथ फिर भी एक मानवता के उस पे आधार पे ही डील करना चाहिए। मुद्दे जो उन्होंने उठाए वो ज्वलंत है और हर व्यक्ति के हैं मुद्दे। What is this segregation basically? What is this segregation? People walking up to the parliament. जब भी भाजपा की सरकार आई है पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है।
Bhajpa should give an answer to this. That what is the indication of The this? tag is something else. Huh. The last one was the terrorist attack. Yes, This was not a terrorist, it was an activism attack. yes. It was a protest. लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने धारा लगा दी, उन्होंने उसे टेररिस्ट की संज्ञा दे दी है। जब भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, उस वक्त भाजपा सत्ता में बैठी हुई थी। भाजपा शुड टेल अस कि इसका मतलब क्या है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से अब फैसला सामने आया है, तो उसको लेकर भी राजनीतिक दलों की भी अलग-अलग जो है बातें सामने आ रही है, प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की आदेश दिए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में 370 दफ़ा जब हटाई गई थी, इसका समर्थन करा गया था। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को हमारे संविधान की जो छाया है, जो प्रोटेक्शन है, जो उसके अधिकार हैं, जो उसे दिए जाते हैं, वो उसको मुहैया कराए जाने चाहिए। एंड वी ऑल्सो ना होप एंड प्रे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, एक गार्ड के अंदर, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर वहाँ पर किसी तरह की तानाशाही या क्राइम ना होते रहें, वहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी रिस्टोर करी जाए और हमारे संविधान का हर अधिकार वहाँ के लोगों को मुहैया कराया जाए। राम मंदिर का जो अब उद्घाटन होने वाला है, आपको लगता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, राम जो है पूरे पे ही जो बीजेपी का फोकस ज़्यादा है। 80% ऑफ इंडिया इज़ हिंदू, हम सब हिंदू हैं, लेकिन इसका एक चुनावी मुद्दा बना देना, इसका एक चुनावी फ़ायदा उठाना, शायद वो भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्या इन्हें मिलेगा हमें नहीं पता, क्या ये उठाना चाहेंगे? डेफिनेटली। लेकिन राम हम सब के हैं एंड वी आर इक्वली हैप्पी अबाउट द मंदिर, और हम उतना ही जोर शोर से उस खुशी का हिस्सा भी बनेंगे। You have a sizable population of farmers. People from rural background, that's a sizable population. First biodiesel and then the nano urea. These two things which added with the compensation given to higher states. How do you see an entire gamut? 7.5 लाख बेनिफिशरीज थे, 90,000 को दिया। नैनो यूरिया की जो एक क्वालिटी टेस्ट है, that has been good. देखिए, भाजपा एज अ पार्टी इज़ कॉरपोरेट बेस्ड, नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड। ये 2014 में जब आए, इन्होंने पहला जो चीज़ इन्होंने मूव करने की कोशिश करी थी, वो थी लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर चेंजेस, विच वुड हैव डीफ्रेंचाइज्ड द फार्मर्स एंड विच वुड हैव ऑल्सो टेकन अवे देयर कंपनसेशन एंड राइट्स। जब इनसे नहीं बनी बात 2014 चुनाव जो जीतने के बाद, तो इन्होंने 19 का चुनाव जीतते ही सबसे पहली बात जो करी वो थी कि अपने न्यू जो तीन काले कानून लेकर आए। उसके अंदर भी इन्होंने सोचा था कि शुरू में हम कर जाएंगे, 4 साल तक लोग भूल जाएंगे एंड थिंग्स विल नॉर्मलाइज आफ्टर दैट। जब ये कर नहीं पाए, तो हम आज भी ये विश्वास करते हैं कि सीधे कान नहीं तो ये हाथ घुमा के कान पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये किसान से ज़मीन छीन नहीं पाए तो अब उसे छुड़वाने पे मजबूर कर देंगे। दे विल मेक खेती सो एक्सपेंसिव, द इनपुट्स विल गो अप, द आउटपुट्स विल रिड्यूस। ये मंडियों में उनकी सपोर्ट ख़त्म कर देंगे, उनको समय पे मुआवजा नहीं मिलेगा। 1,40,000 लोगों ने पोर्टल पे मुआवजे की रिक्वेस्ट भरी है और उसमें से 34,000, नॉट इवन 40,000 हैव रिसीव्ड द मुआवजा, जो कि क्लियर बताता है कि कितना बड़ा इनका गैप है। इन्होंने बीच में टेक्नोलॉजी जो कि एक फैसिलिटेटर होनी थी, उसे एक बैरियर बना दिया है। आज अच्छे खासे सिस्टम के अंदर अगर आप बात करें, लाइट नहीं है, आप सरकारी दफ्तर में बात करेंगे पोर्टल क्यों नहीं चल रहा, वो कहेंगे जी बिजली का बिल नहीं भरा है। दिस इज़ व्हाट गेट्स सेड अबाउट पंचकुला। तो इस हालात में तो हम जी रहे हैं। इन्होंने हर तरह का बैरियर खड़ा करा है। दे आर अगेंस्ट द फार्मर्स, दे वांट कॉर्पोरेट फार्मिंग, दे वांट एवरीथिंग एट दैट स्केल। और ये चाहते हैं जो इन्होंने लेबर लॉज लाने लगे थे, दिन के अंदर 12 घंटे की मजदूरी लाने लगे थे, अल्टीमेटली जो चीज़ यूएस ने देखी है, वहाँ का फार्मिंग और गांव का इकोसिस्टम जैसे ख़त्म हो गया, ऐसे ही आप देखना इंडिया में ये ले जाना चाहते हैं। अनलेस वी ऑल स्टैंड अप एंड टेक अ स्टैंड ऑन इट। हम इंडिया में वी बिलीव कॉर्पोरेट नहीं, कोऑपरेटिव इज़ द वे टू गो अहेड। Thank you.